नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए और उसका कारण ये है कि कई दशक से मेरे बहुत ही अंतरंग मित्र प्रोफेसर करण सिंह ऊंटवाल इतने वर्षों में आज पहली बार हमारे आवास पर पधारे हैं। प्रोफेसर करण सिंह ऊंटवाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में कार्यरत हैं और रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में विशेष सक्रिय हैं। या कहें कि जिसे आप साहित्य, संस्कृति, कला इत्यादि कहते हैं, उन सब विधाओं में रुचि रखते हैं, पारंगत हैं। और विशेष बात यह है कि हमारी मित्र मंडली में वो एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें हम गाहे बगाहे समय समय पर गाने के लिए परेशान करते रहते हैं। तो प्रस्तुत हैं प्रोफेसर करण सिंह ऊंटवाल। नमस्कार दोस्तों। सर मेरे सर है एक गुरु जी मेरे, क्योंकि मुझे अंतर मित्र मानते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, हर्ष का विषय है। तो जैसे कि सर ने कहा कि मैं गाता हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं सब कुछ बाद में करता हूँ, पहले गाता हूँ। क्योंकि जब बोलना भी नहीं आता तब भी गाता था। और आज मैं जो कुछ भी बन जाऊँ, लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपको समय कब मिलता है गाने का, तो मैं कहता हूँ मैं गाता हूँ, इसीलिए मैं काम कर पाता हूँ। अगर मैं नहीं गाता तो शायद काम भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो सर गीत सुनो। हाँ जी हाँ, स्वागत है। तो आज कल बारिश थोड़ी बहुत हो रही है, तो उसी पर मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, बारिश का ही। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन।
में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है, किस अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है, किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बहुत 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 आपको धन्यवाद सर। प्रोफेसर करण जी, सर मेरे मन में अभी बैठे बैठे जी ये जिज्ञासा जगी जी कि चूंकि आपने हमारे लिए जी पाठ्यक्रम के लिए भी सिनेमा पर पाठ लिखे, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, तो यानी रुचि भी और अध्ययन भी आपका उस क्षेत्र में है। बिल्कुल सर। मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा ऐसे ही जगी कि किस युग के गीत जो है वो आपको अधिक आकर्षित करते हैं, जैसे हम कहते हैं गोल्डन एरा या फिर आज का या जी पहले का। अगर अपनी मतलब अपने दौर के कहूँ मैं, हाँ। तो 90s की जो अच्छा। 90 के गीत है, हाँ। उसमें जो गीत बने हैं, और तब तो हमारा भी जमाना ही था। जी जी जी। क्योंकि हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं आपको बताऊं इस मामले में, आपने प्रश्न पूछ लिया है तो जब मैं बीए में था तो ये फिल्म बहुत चल रही थी, जो जीता वही सिकंदर। हाँ। तो उसमें एक गीत था पहला नशा। हाँ जी। पहला कुमार। तो मैं रोज वो गीत सुनकर एग्जाम लिखने जाता था। अरे और इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक दिन मैंने नहीं सुना होगा ना, तो हार्ट टिकट भूल गया मैं। तो ये याददाश्त है मेरी गीतों की। तो सुनाइए, फिर यही सुनाइए आप। ठीक, ये हालांकि ड्यूट सॉन्ग है, लेकिन सुनाए तो आजकल चलता है। अपना हिस्सा तो सुनाई दीजिए। अपना हिस्सा नहीं, दोनों भी सुनाए थे आजकल। आजकल सोलो को ड्यूट बनाते हैं, ड्यूट को सोलो कर देते हैं आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैं यही बहुत अच्छा गाना है। और अगर आप याद दे तो इसमें ऑलरेडी फीमेल की आवाज रहती है, वो सुना। बिल्कुल उसे ठीक है, वैसे जी ठीक वैसे करता हूँ। तो आप अपना हिस्सा अपनी तरफ से डालें। जी। हमारे मित्र हैं यही रवि वैद, अच्छा जी। अगली गली में ही रहते हैं। जी जी। वो उन्होंने तो बाकायदा साउंड सिस्टम वगैरह सब रखा अच्छा, हुआ है जी। और कभी जब जाते हैं उनके यहाँ तो छत पे अच्छा हाँ वो लगा लेते हैं अपना। हाँ। और 10-15 लोग इकट्ठा हुए जो जी। भी हैं और खूब वो सुनाते हैं। अच्छा, उन्हें भी ये शौक है। जी। कभी मिलवाऊंगा आपको। जरूर जरूर। जी स्वागत। जी। नेट तो है ना? हाँ है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इसमें रहता है। हाँ। उनके साथ मैं डालूंगा। जी स्वागत।
ये स्टार मेकर सर मुझे इतना अच्छा लगता है। ये नहीं होता तो शायद ज़िंदगी में बहुत कमी महसूस होती मुझे, क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि मैं एल्बम बनाऊं, लेकिन एल्बम से ज़्यादा मुझे यहाँ लाभ लगता है, क्योंकि एल्बम जो निकालते हैं हम, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग ना सुने जरूरी नहीं, लेकिन इसमें मैं जो गाता हूँ वर्ल्ड सुनता है, पूरी दुनिया। अमेरिका से ज्वाइन करते हैं मुझे, मैं ज्वाइन करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये एक तरह से ये हमारे जो मुश्किल थी हमारी, वो हल कर दी उन्होंने, वरदान साबित हो गया हमारे लिए, हम जैसे गाने वालों के लिए। जी, खुला मंच है। जी बिल्कुल। इधर का ऐसी चला ना, मुकद्दर का सिकंदर, जो जीता उसके अंदर। अच्छा, जो जीता जीता उसके अंदर। चाहे तुम कुछ ना कहो, मेरी सुन लिया ना, कि साथ है प्यार का, मुझे चुन लिया ना, मैंने सुन लिया ना। ये किसकी आवाज है? पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन फिजाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार।
सर एक सवाल और करूंगा, उसके बाद एक गीत और आपसे जी। सुनेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं सताएंगे। नहीं सर, सवाल भी मुझे अभी तो- बैठे बैठे मुझे तो आप सारी रात गवाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी बोलिए सर। सवाल मेरे मन में अभी बैठे सर। बैठे ये आया जी कि ये केवल भ्रम है या वास्तविकता है जी। कि प्राय लोग ये कहते सुने जाते हैं कि साहब आज के समय में जो फिल्म गीत संगीत है उसका एक प्रकार से पतन काल चल रहा है या ह्रास काल चल रहा है। जी ये हो सकता है अप्रोच का भी अंतर हो। जी 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 हाँ? तो जो पहले की अप्रोच थी जी। उसमें और आज की अप्रोच में अंतर हो, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा है, आपकी क्या राय है? जी एक्चुअल क्या बात है सर कि आजकल जो म्यूजिक है ना ये ज़्यादातर वेस्टर्नाइज है और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो है आवाज़ ज़्यादा करते हैं। वहाँ ऐसे ही है, वो हाई पिच में गाते हैं, चिल्लाते हैं वहाँ के वेस्टर्न के लोग। तो ये लोग भी उसी धुन को ला रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही गीत आ रहे हैं। मेलोडी कम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेलोडी कम होने से हमारे भारतीय संगीत में जो मेलोडी है उसकी कमी हो रही है। और मुश्किल क्या होती है कि जब संगीत डोमिनेशन करता है तो गीत के बोल समझ में नहीं आते और उससे लगता है कि गीतों का पतन हो रहा है। अब कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि म्यूजिक डोमिनेशन की वजह से गीत थोड़े नीचे आ रहे हैं। पहले क्या था, एक घड़ा लेकर बैठ जाते थे और पूरा गीत उस पर बदलते थे। तो वो क्या होता था कि म्यूजिक बिल्कुल म्यूजिक कम होती थी और आवाज का जादू ज्यादा होता था। जैसे मुकेश है, रफी है, किशोर कुमार है, इनके गाने देख लीजिए आप, इनकी आवाज दिखेगी हमें। और आजकल के इतनी म्यूजिक रहेगी कि गाना कौन गा रहा है समझ में नहीं आता है। तब देखते ही पहचान सकते थे कि ये वो सिंगर है। आज नहीं पहचान सकते, क्यों? क्योंकि म्यूजिक डोमिनेशन है। तो ये कारण है। एक और चीज जी मैं आपकी राय इस पर जानना सर। चाहूंगा। इधर बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही जी। है। ये असल में पिछले दिनों वो बातें चली थी ना कि साहब जी। साहित्य मर गया, जी। हाँ? कविता मर गई, उपन्यास मर गया, कथा मर गई, सब कुछ मर गया जैसे, हाँ? जी। संस्कृति की तो बिल्कुल ही इतिहास मर बढ़ गई। गया। लेकिन एक चीज इधर देखने में आ रही है कि जी। आज का आदमी एक खास तरह से बीमार है जी और उसे जिन थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, जी पोएट्री, बिल्कुल लिटरेचर, जी म्यूजिक, जिसे हम साहित्य संगीत कला कहते रहे हैं, बिल्कुल जी सर, हाँ, ये अपने आप में थेरेपी की तरह उभर बिल्कुल रहे हैं। है, थेरेपी है। क्या यानी मनुष्य के या आज के आदमी की जी। मानसिकता के हिसाब से जी। आपको लगता है कि उसे म्यूजिक थेरेपी या पोएट्री थेरेपी जैसी कोई चीज है? बिल्कुल है। पहले तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जैसे आप तो जानते सर, आप विद्वान आदमी हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 4 आश्रम थे हमारे पहले। हाँ। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जिंदगी बटी हुई थी और कहीं मुश्किल नहीं होती थी कि इसमें हमें सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है दूसरा। आज तनाव के- उस हिसाब से कम हाँ थे। बिल्कुल कम थे। आज के बच्चे को पैदा होते जी। ही इतने तनाव उसके बिल्कुल ऊपर तनाव है। हाँ। क्या था, वो शहर से दूर जंगल में रहते थे, वहां पढ़ते थे। पॉलिटिक्स में क्या रहा उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि केवल पढ़ना था, तो तनाव का नामो निशान नहीं था। अब क्या हो गया कि जैसे ही कॉलेज में जाते बच्चे पॉलिटिकल हो जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अभी कल ही पेपर में आया, मैंने देखा कि अमेरिका में जो जाते हैं बच्चे पढ़ने, और ट्रम्प ने रूल निकाला कि भाई ये बच्चे अगर कॉलेज में नहीं आएंगे और बिना बोले छोड़ देंगे तो हम इनका वीजा कैंसिल कर देंगे। अर्थात आर्थिक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई पर कम दे रहे हैं। वो वहां जाते ही क्या करते हैं, एडमिशन तो नाम के लिए लेते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं था। ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में खुद ही पकाना, खुद ही मांग कर लाना। तो वो क्या था, वहां तनाव आने का कोई चांस ही नहीं था। अपनी पढ़ाई में, अपने काम में ऐसे लगे रहते थे कि दूसरा काम होता ही नहीं था। अब जैसे आपने कहा कि लोग तनाव हो गए, जगजीत सिंह की गजल है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो ये है आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे आप देखते होंगे सर कि साहित्य वाले जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनमें आत्महत्या कम है। ये जो आईटी वाले हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, वो ज्यादा करते हैं। क्यों पता है? उनकी जिंदगी फार्मूलाइज होती है, फार्मूला होता है। एक फार्मूला हुआ, आंसर आया तो सक्सेस, नहीं तो नहीं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, 10 कहानियां होती है। हम ये नहीं तो ये देख लेंगे, ये जिंदगी में नहीं जम रहे तो ये देख लेंगे। उनका ऐसा नहीं होता है, फार्मूला अगर फेल हुआ तो खत्म।
तो ये मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि ये लोग सारे आजकल म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं। जैसे अब आपके बिल्कुल करीबी प्रणव, वो भी आईटी के हैं, वो भी साहित्य में आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई योगा में जा रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं। तो जिंदगी में जो जो चाहिए वो होना चाहिए। हम क्या समझते हैं कि आर्थिक हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। ये गलत धारणा है कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो म्यूजिक है ये जिंदगी के लिए है। और जैसे आपने थेरापी की बात कही, तो आज भी मरीजों के लिए गीत सुनाते हैं जब उनको नींद नहीं आती, तो ऐसे गीत सुनाते हैं जिसमें नींद आ जाए। ये अनुराधा पौडवाल भी ऐसे कई हॉस्पिटल में गई है, वो गाने सुना। हाँ बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि ये जो बगीचे होते हैं उनमें भी साउंड चलता रहता है, उससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं। तो ये म्यूजिक थेरेपी है सर। और आप देख लीजिए जो मुश्किल में रहता है इंसान, उसको अगर गाना सुना दीजिए वो भूल जाता है सब कुछ। और मेरा तो ऐसा है, वो तो नाट्य के जो परम प्रयोजन है उसी में कहा गया है कि भाई जो जो आर्ट है जी बिल्कुल, क्षमाता नाम और दुखाता नाम भला भला क्या है वो, ये तो विभिन्न प्रकार की परेशानियों में जो मनुष्य है उसे सुकून देने के लिए पंचम वेद के रूप में जो है बिल्कुल नाट्य वेद जो है उसके एक तरह से खोज हुई। अब देखिए सर, जैसे राजा लोग पहले युद्ध लड़ते थे और उनके दरबार में कोई कवि रहता, वो कविता सुनते और उसको युद्ध में भी ले आते। युद्ध में वीर रस की कविता करता वो, तो इसमें जोश आता और ये युद्ध लड़ते। तो देखिए कविता और गीतों के माध्यम से बहुत कुछ होता है। जैसे इससे पहले मैंने एक सेमिनार में भी कहा था कि भोर का तारा एक नाटक है, एकांत की है ना, जगदीश चंद्र माथुर का, उसमें वो महाकाव्य लिखता रहता है। तो वो आकर कहता है मंत्री के, भाई अभी युद्ध का समय है, तुम ये छोड़ दो और लोगों को वीर रसी कविता सुनाओ ताकि उनमें जोश आए और वो युद्ध लड़े। तो वो कहता है कि मैं तो महाकाव्य लिख रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये। लेकिन बाद में देखता है वो अपने जो महाकाव्य होता है आग में फेंक देता है और जाकर वीर रसी कविता करता है। यही बात अरस्तु ने भी कही थी कि इन कवियों को बाहर निकाल दो, उन कवियों को बाहर निकाल दो जो उस समय संदर्भ के अनुसार कविता नहीं कर रहे। जो वीर रस की कविता कर रहे हैं उनको आने दो, क्योंकि देश को वीर रस की जरूरत है। जब वीर रस की जरूरत नहीं होगी तब आप कीजिए प्रेम की कविता है, लेकिन जब जिस वक्त जो करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये जो गीत है, संगीत है, इससे नया जोश आता है इंसान में, चाहे वो राजा हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे कोई भी हो। तो गीतों से जो सुकून मिलता है वो हम पैसे कितने भी कमा लें, सुकून नहीं कमा सकते। जैसे मैंने अभी कहा कि लोग ये समझते थे कि पैसा आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। सुख का पैसे से कोई संबंध नहीं है। जो सबसे पैसे वाले हैं वो क्या सुखी है क्या? नहीं है। और जो बिल्कुल गरीब है, वो जो मस्त रहते हैं, वो सुखी नहीं है क्या? वो सुखी है। तो खुशी तो हमारे अंदर है, इसको हमें बाहर निकालना है। अगर हम ये सोचते हैं कि पैसे आने के बाद सुख आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल क्या हो गया है कि सुविधाएं ज्यादा हो गई, सुविधाओं ने हमारा सुख छीन लिया है। जब सुविधाएं नहीं थी तो हमें सुख बहुत मिलता था। जैसे अब छोटा सा ये उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जैसे अक्सर क्लास में भी कहता हूँ, एवरेस्ट पर लोग चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से एवलांच आता है, कोई तूफान आता है, फिर गिरते पड़ते चढ़ते और वहां जाकर झंडा लगाते। जो उनको सुख मिलता है, अगर आप हेलीकॉप्टर से छोड़ दीजिए किसी को और झंडा लगा दीजिए, कहाँ सुख मिलेगा? और पहले क्या था कि कोई बाहर गया है कमाने कुछ भी या किसी काम से दूसरे शहर गया है, जब तक उसकी चिट्ठी नहीं आती तो आत्मीयता जुड़ी रहती थी। आजकल वो स्टेशन पे मैं यहाँ हूँ, वीडियो कॉल कर लेते हैं तो सुख खत्म हो गया। तो ये जो सुविधा का बिल्कुल सुविधाएं जो हुई है, उन्होंने हमारा सुख छीन लिया है सुविधाओं की वजह से। खटका लगा रहता था जब तक चिट्ठी नहीं आई, महीना भर हो जाता। चिट्ठी सर रख कर पढ़ते थे निकाल कर। आजकल तो बिल्कुल जीबी फुल आता है, निकाल सब चिट्ठियां इतनी सारी इकट्ठा करके रखी जाती, इसका मजा ही कुछ और था। वो तो है। तो सुविधाएं जितनी भी होगी है सर, तो इनसे हमारा सुख खत्म हो गया। जब सुविधाएं नहीं थी हमारे पास बहुत सुख, हम समझते हैं कि सुविधाओं से सुख मिल गया, हमको नहीं, सुविधाएं मिली है, सुख नहीं मिला है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है अभी क्योंकि शुरू में हम वो नाटक वाली और रंगमंच की बात कर रहे थे कि बहुत पहले आपका अभिनय हमने उसमें देखा था मंच पर, गांधी और अम्बेडकर। ये कब की बात है? ये 2000 की बात, 2000 की ईस्वी किया था ना। रसरंजनी। हाँ,
जी जी। और उसमें भी किया था, तेलुगु यूनिवर्सिटी में भी। हाँ, तेलुगु यूनिवर्सिटी, उसमें मैं गया था। जी जी, वहाँ भी इफ्लू में भी किया था। हाँ हाँ हाँ। तो ये नाटक की तरफ आप कब से रहे? दरअसल सर मैं नाटक की तरफ नहीं था। हुआ क्या कि भास्कर शिवालकर और- हाँ, मैं समझ वही आ रहा हूँ मैं। एक्चुअल क्या हुआ कि मैं छोटे मोटे नाटक किए थे, रेडियो में भी किए थे। हाँ। किताब भी है मेरी, जो दिलजरों का मुशायरा है, उसमें 3 एकांक किए मेरे रेडियो हाँ, नाटक में। हाँ। तो हुआ क्या कि जब मैं एमफिल कर रहा था, हाँ, तो तब कहानी का वेणुगोपाल- रंगमंच। जी, वेणुगोपाल सर ने मुझे सुझाया था हाँ। कि कहानी का रंगमंच पर काम करो आप। राइट। तो ये जाकर मैंने वेंकटरमन सर से कहा था, हाँ, तो उन्होंने भी मान लिया था और वो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसका पीएचडी भी उसी का Right. कथा साहित्य का नाट्य जी, रूपांतर किया जी, मैंने। जी। उस बीच में अपने विनय वर्मा से या भास्कर शिवालकर साहब से बहुत मिलता था, क्योंकि हाँ। वो उनका काम है। जी जी। तो एक बार ऐसे ही इन्होंने कहा, भास्कर शिवालकर साहब, अच्छा, कोश भी तो आपने बनाया ना? हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद का रंग कोश। जी जी, वो तो और बात की बात है। वो तो हाँ। जब मैंने नाटक कर लिया उसके बाद की बात है। हाँ। जब मैं मानो में आया तब बनाया मैंने जी। वो। तो तब मैं काफी मिलता था उनसे। तो उन्होंने एक बार कहा कि भाई नाटक करोगे? तो मैंने कहा मैं नाटक तो छोटे मोटे करता हूँ, कोई बड़ा नाटक तो नहीं किया मैंने। नहीं, गांधी अम्बेडकर में गांधी बनाएंगे तुमको। तो मैंने कहा सर इतना बड़ा नाटक विनय मैं वर्मा कैसे ने? करूंगा? नहीं, भास्कर शिवालकर साहब ने। भास्कर जी। हाँ, तो हमारे प्रिंसिपल थे ओरिएंटल कॉलेज के कुलकर्णी सर, धनंजय भास्कर कुलकर्णी। शिवालकर के सुपुत्र भी तो है ना अभी? हाँ, वो ठीक है। है, अभी नाम वो भूल रहा हूँ उनका। जी। मेरे पिछले में मिले भी थे और जी, जी। मेरे फेसबुक पर भी हैं। तो धनंजय कुलकर्णी सर जो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हाँ, थे, हाँ, हाँ। वो मेरे बहुत शुभचिंतक थे वो भी। अच्छा अच्छा। तो वो कहते थे, मुझे इंकरेज करते थे कि भाई रेडियो में भी करो, यहाँ भी करो। तो मैंने जब उनसे कहा कि भास्कर शिवालकर साहब ने मुझे गांधी का रोल दिया है, तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे दी दिया इतना बड़ा रोल तुम्हें? यही शब्द थे उनके। तो मैंने उनसे भी कहा था सर इतना बड़ा रोल मैं कैसे करूंगा? तो अरे हम है ना, भास्कर शिवालकर साहब ने कहा था और उन्होंने करवाया मुझसे। बिल्कुल साहब, और जीवन 6 कर महीने- दिया था आपने गांधी को। 6 महीने सर हमने रिहर्सल किया था। 6 महीने हाँ, 6 रिहर्सल। महीने रिहर्सल किया था। उसके बाद वो मंच पर गया था जी। और उसके बाद भी बहुत प्रोग्राम करना। अच्छा, तो बस डायलॉग थे आमने सामने के जी, दोनों के 2 डायलॉग। घंटे 2 2 घंटे घंटे लगातार लंबा। और वो भी ऐतिहासिक नाटक, एक जी। शब्द भी इधर उधर हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो तब क्या हुआ, वो नाटक करने के बाद 2000 से 1, 2002, 3 में नाटक किया हमने। 4 में मुझे नौकरी मिल गई तिरुपति में जी। संस्कृत हाँ, विश्वविद्यालय में। तो जब मैं वहाँ चला गया तो भास्कर शिवालकर साहब ने कहा कि भाई आओ फिर नाटक करेंगे। मैंने कहा सर अब इतनी देर कैसे आ सकता हूँ मैं इतनी छुट्टी लेकर? तो जब मैं नहीं आया तो उन्होंने नाटक ही नहीं किया। हाँ। किसी और को मैं लूंगा ही नहीं, लूंगा तो तुम्हें ही लूंगा। तो वो वहां जाने की वजह से वो नाटक मतलब और कम शो हुए, उसके वरना बहुत शो होने वाले थे। हाँ, तो ये नाटक में लाने की वजह है भास्कर शिवालकर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जी। उन्हें- मैं भी उन्हें बहुत याद करता जी, हूँ। जी। कई बार हमारे प्रति भी उनका बड़ा जी, स्नेह था। यहाँ सर। फिर एक सहज सी जिज्ञासा मन में आ रही है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। बार बार जब बताए रहे हैं जी, तो सर। बात चल निकलती है। जी आपने अब ये जॉब वाली बात तो बता जी। दी। जी सर, आप तो हिंदी भाषी हैं। बिल्कुल हिंदी भाषी। हाँ, जी, सर। आंध्र प्रदेश जी। में थे उस जमाने में। जी। हाँ, अब जी। तेलंगाना में है। नहीं, पैदाशी तेलंगाना। हाँ, नहीं, वही मेरा मतलब उस समय तो आंध्र प्रदेश था ना। जी, उस समय वो आंध्र कह प्रदेश रहा था, हूँ। बिल्कुल। राजनीतिक जी, जी। इकाई के रूप में, एक जी। प्रांत के रूप में। मैं जानना ये चाह रहा सर। हूँ कि हैदराबाद में आपके पूर्वज जी, कब आए, कुछ जानकारी है इस बारे में आपको? इतनी जानकारी तो नहीं है सर। कई पीढ़ियां कई पीढ़ियों। निजाम के जमाने में आए थे कभी। हाँ हाँ हाँ, तो कई पीढ़ियां जब पंजाब से आई थी, जब हरियाणा भी नहीं बना था, जी, तब जी, आए जी। थे। हाँ, 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 और उसके बाद 2-3 पीढ़ियों तक कनेक्शन रहा हमारा वहाँ। उसके बाद अच्छा। पिताजी तक था। अच्छा, पिताजी का क्या कार्य क्षेत्र था? वो रेलवे में थे। आपको अच्छा तब अच्छा, देखते थे। हाँ हाँ हाँ। जी, तो उन तक था कनेक्शन। अच्छा। हमको कोई जानता भी नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, वही तो। जी। जी। और हमारे तक, हमारी पीढ़ी तक फिर भी हरियाणवी चलती थी घर में। हाँ। अभी बच्चे लोग को नहीं आती हरियाणवी। अच्छा, हरियाणा किस क्षेत्र में? वही अंदाज है? कहीं से आए थे। अच्छा। वहाँ था वो भी जी, एक्चुअल जी, हुआ। जी, जी। जी, तो आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है बिल्कुल वो हैदराबाद मेरी नहीं, की मेरे है। पिताजी की भी। हाँ हाँ। जी। और आपने तेलुगु भी विषय के रूप में भी हाँ, पढ़ी है? तेलुगु मीडियम था वैसे। तेलुगु मीडियम। जी जी जी। तो आपको कोई खतरा नहीं है अगर हम हिंदी वालों को लोग यहाँ से मार के भगाने लगे? आजकल भैया ये चल रहा है, वहाँ महाराष्ट्र में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है। सर एक्चुअल मैं कहता हूँ सर, जब आप तो जानते ही हैं सारी बात ये। हम आप हिंदी के अध्यापक जी, तो हो गए। दरअसल ये क्या हुआ सर, आप तो लेख लिखते रोज, सब जानते हैं आप।
ये जो भाषा के नाम पर राज्य बने हैं ये ठीक नहीं है बोलकर बात आ रही है। जी क्योंकि भाषा के नाम पर राज्य बाद में बने हैं और लोग पहले से रह रहे हैं। जब ये निजाम स्टेट था तब से रह रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश तो बाद में बना, तेलंगाना तो बाद में बना। और भाई जो कुली कुतुब शाह थे वो भी तो नॉर्थ से आए थे, निजाम थे वो भी तो नॉर्थ से आए थे। बसाया हिंदी वालों ने ये, और वो सारे के सारे वहीं से आए थे। तो यहाँ के लोग वहाँ के लोग मिल गए थे। तेलंगाना में ऐसा नहीं था कभी भी, और आज भी ऐसे ही तेलंगाना के लोग नहीं है। जब ये आंध्र प्रदेश बना तब थोड़ी मुश्किल हुई थी, जैसे आंध्र वाले यहाँ आकर थोड़ा उनको लगा कि भाई हमारा ये, वरना तेलंगाना वाले को वो भाव नहीं है। अच्छा, जब बात चल ही निकली हिंदी की, तो आपने वो सुना है कि आजकल वो जो स्कूलों में कुछ हिंदी को दूसरा तीसरी कौन सी जगह देने वाली जो विवाद चल रहा है? ये देखा था मैंने कि अभी उस्मानिया में भी इसकी मीटिंग हुई थी। हाँ, वो उस दिन मैंने वो शेयर भी किया था जी। यानी पीजी लेवल पर भी वो चीज हो रही है, डिग्री लेवल पर भी वो चीज हो रही है। नहीं, डिग्री में अगर हो जाएगी तो पीजी में नहीं आएंगे वो चीज। हाँ, डिग्री लेवल पर हो रही है, क्योंकि वो ये 3 वर्ष या 4 वर्ष में से 2 वर्ष ही जो है वो भाषा, केवल हिंदी नहीं, वो भाषा के लिए ही वो। हाँ, वो बताता हूँ मैं, आज पेपर में आया। एक्चुअल लैंग्वेजेस के 20 क्रेडिट थे। हाँ, 20 के 12 कर दिए। 20 क्रेडिट हो तब भी पीजी में एडमिशन मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो ये पहले अंग्रेजी का क्या उन्होंने 20 से 12, लेकिन फिर उसको कन्वर्ट कर दिया कि भाई अगर 12 होगा तो उसे एमए हिंदी में प्रयोग क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। लेकिन आज ही पेपर में आया है कि 20 कर दिए हिंदी के लिए। अच्छा, आ गया। मतलब इस विरोध की आवाज, सही विरोध की आवाज को सुना गया। हाँ, लेटर दिया था इन्होंने, उसमें ऐसे पूरे सब लोगों ने मिलकर वो ठीक हो गया है। 20 क्रेडिट है। और हमारे पास तो 4 साल की डिग्री है, 4 साल। हाँ, हमारे यहाँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अलग होगी ना। जी जी सर, भाई मानू तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी, ये बात स्टेट की है। जी जी। तो चलिए, आवाज अगर सुनी गई तो अच्छी बात है। सुन ली सर, आज ही पेपर में आया। चलिए, खैर फिर आपके संगीत की तरफ लौटते हैं। जी, आपके प्रिय गायक या गीतकार कौन है? सर मैं एक को प्रिय कहकर मैं 3 शब्द लूंगा, बल्कि जी, संगीतकार, गीतकार और गायक। और शायद इन तीनों का जवाब नहीं दे सकता मैं। क्यों? क्योंकि एक को मैं श्रेय नहीं दे सकता सारा का सारा। जी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा कि मैं अब आपसे कहूंगा कि अब आप अपना एक प्रिय गीत सुनाइए। इन तीनों में से किसी। मेरा प्रिय गीत भी बहुत से एक नहीं, क्योंकि इतने प्रिय गीत बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल। क्योंकि मदरफी साहब मेरे लिए तो ये भी मुश्किल होता है, कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारी प्रिय सब्जी क्या है, मैं एक कैसे बता दूं? बिल्कुल एक कैसे बता दूं? जी हाँ, यही मेरे साथ है सर। मुझसे बहुत बार पूछते हैं लोग कि आपका प्रिय गायक कौन है, प्रिय गीत कौन है। मैं बताऊं कि एक को मैं नहीं डिस्कस किया सारा का सारा, बहुत से गीत है। मैं बता सकता हूँ कि इतने सारे के सारे मैं बता सकता हूँ, इतने गायक है। अब आजकल के गायक भी मुझे आतिफ असलम बड़ा अच्छा लगता है, वो भी। और अरिजीत सिंह है, अच्छा गाता है। और ये उत्तराखंड का है ना, वो भी बड़ा अच्छा गाता है। तो बहुत से सिंगर है आज भी अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुश्किल क्या हो गई कि पहले गीत गायक कम थे, तो बड़ा मुश्किल है मामला। आप उस जमाने में कह सकते हैं हमें कबीर पसंद है, हमें तुलसी पसंद है, आज जाने कितने। बिल्कुल, बहुत संख्या हुई है, तो ऐसा करना मुश्किल। ठीक है, एक गीत आप सुनाएं अपने मन से। ठीक है। मैंने इससे पहले भी कहा कि मुझे एक गीत सुनाना कहोगे तो मैं सवेर तक सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मुझको तो इससे ज्यादा दूसरा कुछ पसंद ही नहीं है। भोर हुए तक नाचे जवानी। जी। तो अभी तो रात होनी शुरू हुई है। जी। रात बाकी। ये जी गुमराह पिक्चर का है। चलो एक बार फिर से नहीं बताया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों,
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमों से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माझी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माझी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। धन्यवाद सर। चलिए आज की शाम सार्थक हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे अंतरंग मित्र साथी प्रोफेसर करण सिंह ऊंटवाल। धन्यवाद।